13 अप्रैल को आपको याद होगा नोएडा में हिंसा हुई थी, उसके मास्टरमाइंड को आदित्य आनंद को गिरफ्तार किया गया, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी बीच एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है जिसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये खुलासा हुआ है कि ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी हिंसा बाकायदा स्क्रिप्टेड थी, स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और टूल किट्स भी कैसे बरामद की गई हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या नोएडा हिंसा के तार सच में पाकिस्तान से जुड़े हैं? क्या 13 अप्रैल को हुई आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे पाकिस्तान है? जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का लिंक सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अप्रैल को नोएडा में हुई हिंसा की टूल किट पाकिस्तान में तैयार की गई थी। मजदूर हड़ताल की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरानी सोशल मीडिया हैंडल से माहौल बिगाड़ा गया। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल के जरिए नोएडा पुलिस की गलत छवि पेश कर जनता को बरगलाया गया। 12 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फर्जी भड़काऊ जानकारियां शेयर की गईं। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल @प्राउड इंडियन नेवी, @जार्डसी और @मारखोर ट्वीट्स ने भड़काऊ और भ्रामक जानकारियां शेयर की। ईरान के ट्विटर हैंडल @इरना इंग्लिश और बांग्लादेश के @BD मिलिट्री जैसे ट्विटर हैंडल्स के जरिए मजदूरों को भड़काया गया। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने खुद को भरोसेमंद दिखाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया। ब्लू टिक, फर्जी दस्तावेज, फेक गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया। बॉट अकाउंट्स और हैशटैग के जरिए पोस्ट को वायरल किया गया। यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने गलत खबर फैलाई कि हजारों जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। इस हिंसा की जांच में खुलासा हुआ है कि पूरी साजिश की स्क्रिप्ट कई महीनों पहले लिखी गई थी, जिसमें अलग अलग संगठनों के जरिए लोगों को जोड़कर एक संगठित आंदोलन की आड़ में हालात बिगाड़ने की तैयारी थी। असली मुद्दा मजदूरों के वेतन और उनके काम की स्थिति को लेकर था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया गया। फर्जी खबरों और संगठित ऑनलाइन कैंपेन ने लोगों में भ्रम और डर फैलाया। और अब बात वाराणसी की कर लेते हैं। ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक बार फिर से बहस बहुत ज्यादा तेजी के साथ में छिड़ गई है। कारण है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी द्वारा एक बात कही गई, जिसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, वो भी अब बयानबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर जिन्होंने ये कहा कि ज्ञानवापी पर भगवा झंडा लहराएगा, तो दूसरी तरफ रजवी का ये कहना है कि कयामत तक ऐसा नहीं होगा। आपको सुनवाते हैं। विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान से। समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है, देश की न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से कहा कि इस पर हम भगवा झंडा लहराएंगे और ये कलंक है, इसको मिटा के रहेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है, ये किसी के लिए कलंक नहीं है। कि पंडित जी, कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी और मस्जिदियत से किसी के साथ समझौता हम नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुजरात की, जहां पर एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को अरेस्ट किया जो कि देश विरोधी साजिशों में लिप्त पाए गए हैं। इनके मंसूबे बहुत ज्यादा खौफनाक थे और ये किसी बड़े अंजाम तक पहुंचने की तैयारी में कैसे जुटे हुए थे, आपको दिखाते हैं। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े इन 2 युवकों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इन पर देश विरोधी साजिश का आरोप लगा है। हाईली सेल्फ रेडिकलाइज्ड 22
साल के इरफान काले खान और 21 साल के मुर्शीद शेख से एटीएस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गुजरात एटीएस ने गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले इनके ऑनलाइन मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि ये दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा थे जहां कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित कंटेंट शेयर किया जा रहा था। इनका प्लान भारत में एक नया कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने का था। इसके लिए फंडिंग जुटाने और लोगों की भर्ती करने की कोशिश भी की जा रही थी। उनका अलग अलग ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लोज ग्रुप्स थे। अराउंड 12-13 मेंबर्स ही थे, ओपन टू ऑल नहीं था, थोड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप था। उसके अंदर इनका बातचीत चल रहा था कि अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक भी करना है, ऐसे तरीके का बात कर रहे हैं। हैंडलर कौन है सर ये खास करके? हैंडलर ऐसा अभी कुछ नहीं है, इनका इंटरनली ये लोग रेडिकलाइज्ड है, खुद मोटिवेटेड है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने की। दूसरा आरोपी मुर्शीद शेख मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और सिर्फ 9वीं तक पढ़ा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा और इरफान के संपर्क में आया। दोनों के बीच पिछले 5-6 महीनों से लगातार बातचीत चल रही थी और वो मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। गुजरात से ही खबर आपको बताएंगे, जहां पर योगी मॉडल की तर्ज पर एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया गया है। दरअसल अहमदाबाद के धुंधका में हिंदू युवक की हत्या करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस दौरान जो डिप्टी सीएम है हर्ष सांघवी, उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी वहां पर बुलडोजर चलेगा। आपको दिखाते हैं। पहले आरोपियों का सरेआम जुलूस निकाला, फिर उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। अहमदाबाद के धंधुका में हिंदू युवक धर्मेश कामरा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ गुजरात सरकार सख्त एक्शन ले रही है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने साफ साफ कहा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बुलडोजर गरजेगा, एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर धंधुका पहुंच्યું છે। धीरे धीरे જ્યાં જ્યાં જરૂર પડશે એક બી ખૂનો નહીં છોડશો। 5 दिन पहले अहमदाबाद के धंधुका में रोडरेज के विवाद में धर्मेश कामरा नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। रिजवान और समीर ने ओवरटेक करने की वजह से धर्मेश कामरा को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई और आगजनी की गई। जमकर बवाल भी हुआ था। पुलिस दोनों आरोपी रिजवान और समीर को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। कल उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलाया गया। आरोपों में शामिल अपराधियों के 5 अवैध मकान समेत 14 दुकानों के शेड ध्वस्त कर दिए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके के कई और अवैध कब्जों को भी बुलडोजर ढा रहा है। और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर पहले दौर के लिए प्रचार जरूर खत्म हो गया हो, लेकिन दूसरे दौर के लिए यहां पर प्रचार बहुत तेज हो गया है। और इसी के साथ में कई सारे स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री जो हैं वो कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा से लेकर तमाम जो नेता है वो कैसे कमान संभाल रहे हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव है, जिसमें राज्य की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। अब उन सीटों को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी के सियासी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खुद चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। वहीं बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हुंकार भरते नजर आएंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की बात करें तो वो दोपहर 1:15 पर उत्तर 24 परगना, दोपहर 2:30 बजे बानीपुर हावड़ा, शाम 4 बजे हुगली और शाम 5:15 पर सोनारपुर में रैली करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जोरा सांको, चकदह नदिया, उदय नारायणपुर हावड़ा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुबह 11 बजे कालना, दोपहर 1 बजे बोनगांव दक्षिण में रैली
और दोपहर 3 बजे बर्धमान दक्षिण में रोड शो करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर की एक रैली से फिर से सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की, और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम करेगी। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरबी समुद्र तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे भाइयों, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि कल यानी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें राज्य की 152 सीटों पर मतदान होगा। उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वोटिंग वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण के प्रचार थे वो आखिरी दिन दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रणनीति में तब्दील होते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों को शांत करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तरफ से लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते तो तितर बितर करने के लिए जवानों ने ऐसा किया, लेकिन टीएमसी ने इसे राजनीतिक रंग देने की कैसे कोशिश की, आप देखिए इस रिपोर्ट में। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी का रोड शो इस्पात नगर के जेसी बोस इलाके से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर बनर्जी के समर्थक रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब यहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए और वो जय बांग्ला के नारे लगाने लगे। नारों की ये जंग देखते ही देखते हिंसक हो गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख दुर्गापुर थाने की पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुई इस मारपीट ने 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।